गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत लेखांकन अवधारणा अकाउंटिंग कंसेप्ट को जानेंगे। लेखांकन का विकास कई शताब्दियों में धीरे धीरे हुआ है, लेकिन 15वीं शताब्दी में इसका विकास तेजी से हुआ, जब 1494 वर्ष 1494 में इटली के वेनिस शहर में इसका जन्म हुआ। इटली के वेनिस शहर के प्रसिद्ध दार्शनिक गणितज्ञ विद्वान लूकास पेसियोली ने द्विप्रविष्टि प्रणाली को जन्म दिया और धीरे धीरे यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो। तो लेखांकन की मान्यताएं, अवधारणाएं और प्रथाओं का विकास का एक क्रम रहा है, क्रमिक विकास हुआ है। लेखांकन मान्यताओं, अवधारणा, प्रथाओं, लेखांकन, इन सभी को लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत कहा जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हम इनके प्रमुख अवधारणाओं को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्तित्व की अवधारणा, एंटिटी कंसेप्ट। इस अवधारणा के अंतर्गत यह माना जाता है कि व्यापार और व्यापारी का अस्तित्व पृथक पृथक होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। व्यापारी की संपत्तियां और दायित्व तथा व्यापार की संपत्तियां और दायित्व अलग अलग होती हैं। जब व्यापारी व्यापार में पूंजी लगाता है तो वह लेनदार की हैसियत में होता है और यह पूंजी व्यापार का दायित्व मानी जाती है। इसी कारण से हम चिट्ठे में पूंजी को दायित्व रखते हैं। जब व्यापारी व्यापार से निजी प्रयोग के लिए कोई धनराशि या माल लेता है तो उसे आहरण कहा जाता है और यह वर्ष के अंत में पूंजी में से माइनस कर दिया जाता है। अर्थात इस अवधारणा के अंतर्गत व्यापारी और व्यापार दोनों पृथक पृथक अस्तित्व रखते हैं। दूसरी है मुद्रा मापन की अवधारणा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार व्यापार में उन्हीं व्यवहारों को, उन्हीं लेन देनों को लिखा जाता है जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं। ऐसी घटनाएं, ऐसे व्यवहार, ऐसे लेन देन जिनका मापन मुद्रा में नहीं किया जा सकता, उनका लेखा हम इसमें नहीं करते हैं, लेखांकन पुस्तकों में नहीं करते हैं। जैसे किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाना व्यापार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन उसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हमारा औद्योगिक क्रांति, मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन, हड़ताल, इन घटनाओं का प्रभाव तो हमारे व्यापार पर पड़ता है, लेकिन हम इनका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं कर सकते और इनका हम लेखा भी नहीं करते। तो ऐसी लेन देन जिनको मुद्रा में माप सकते हैं, उन्हीं का लेखा हम लेखांकन पुस्तकों में करते हैं। लागत अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट। इसके अंतर्गत जब कोई संपत्ति का हम अर्जन करते हैं और उसके लिए जो मूल्य चुकाते हैं उसे हम लागत मूल्य कहते हैं। इन स्थायी संपत्तियों को लागत मूल्य पर ही, अर्जन मूल्य पर ही हम लेखा पुस्तकों में लिखते हैं, चिट्ठे में लिखते हैं और इसी लागत मूल्य पर हम ह्रास, डेप्रिसिएशन और अपलेखन की कार्यवाही करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अनुसार जो रहतिया है उसका मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होता है उस पर किया जाता है। निवेश का मूल्यांकन, विनियोग का मूल्यांकन हम बाजार के आधार पर करते हैं, लेकिन स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन हम लागत मूल्य पर करते हैं। द्विपक्षीय अवधारणा, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष को हम डेबिट कहते हैं, दूसरे पक्ष को क्रेडिट कहते हैं। एक को हम नाम कहते हैं और दूसरे को जमा कहते हैं। प्रत्येक डेबिट और क्रेडिट, नाम, जमा, दोनों पक्ष बराबर होते हैं, दोनों समतुल्य होते हैं। संपत्तियां और दायित्व हमारी बराबर होती हैं। तो द्विपक्षीय अवधारणा
के आधार पर ही हमारे द्विप्रविष्टि प्रणाली का जन्म हुआ है और इसी के आधार पर लेखांकन के हमारे सिद्धांत बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। लेखांकन अवधि की अवधारणा, व्यापार दीर्घकालीन होता है। जो ही व्यापार स्थापित होता है तो यह माना जाता है कि वह दीर्घकालीन है और दीर्घकाल तक चलता रहेगा। लेकिन व्यापार की परिणाम हमें जानना है, व्यापार की स्थिति हमें जानना है, इसलिए जो हमारे खाते बनाए जाते हैं वो उसमें हम अवधि को लेते हैं, पीरियड को लेते हैं। अर्थात हम इसे मासिक बना सकते हैं, त्रैमासिक बना सकते हैं, 6 माही बना सकते हैं और वार्षिक बना सकते हैं। व्यापार की प्रकृति पर यह अवधि निर्धारित होती है। लेकिन समानतः हम 12 महीने की अवधि को, जिसे हम 1 वर्ष कहते हैं, हम अकाउंटिंग अवधि मानते हैं। यह हमारा 2 प्रकार से हो सकता है। एक है हमारा कैलेंडर वर्ष और दूसरा है हमारा वित्तीय वर्ष। फाइनेंशियल ईयर। जो हमारा कैलेंडर वर्ष है वो हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और इसी अवधि में, इसी वर्षों में समानतः आयकर की दृष्टि से वित्तीय वर्ष, और वर्तमान में भी हम वित्तीय वर्ष का ही प्रयोग करते हैं, इसी आधार पर हम लाभ हानि की गणना करते हैं, करों का मूल्यांकन करते हैं, कर देयता का मूल्यांकन करते हैं। तो ये हमारा अवधि की अवधारणा महत्वपूर्ण अवधारणा है। अगला है चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यह माना जाता है कि व्यापार अनंत काल तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। इसी अवधारणा के आधार पर दीर्घकालीन विनियोग किए जाते हैं, दीर्घकालीन ऋण लिए जाते हैं। व्यापार के जो दायित्व हैं उन्हें दीर्घकालीन दायित्व और अल्पकालीन दायित्व के रूप में लिखा जाता है। जो संपत्तियां हैं, स्थायी संपत्तियों और चालू संपत्तियों के रूप में लिखे जाते हैं। जो हमारा निवेश होता है, योजनाएं होती हैं, नियोजन होता है, वह दीर्घकालीन अवधि के लिए होता है। तो चालू व्यापार की अवधारणा बतलाती है कि व्यापार अनंत काल तक चलता रहेगा, जब तक कि व्यापार का समापन ना हो जाए या दिवालिया ना हो जाए। फिर अगला है हमारा मिलान की अवधारणा, मैचिंग कंसेप्ट। जो लाभ होता है वो लाभ के 2 घटकों पर आधारित है। पहला है आगम, दूसरा व्यय और हानि, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब आगम बढ़ता है तो वो लाभ को बढ़ाता है और व्यय और हानि लाभ को कम करती हैं। मिलान की अवधारणा में व्यय का मिलान आगम से किया जाता है, व्यय और हानियों का मिलान आगम से किया जाता है। और लाभ निर्धारण के लिए मिलान की अवधारणा महत्वपूर्ण होती है। लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए इस अवधारणा का अपना महत्व है। समांतर व्यय का मिलान हम आय से करते हैं, आगम से करते हैं। व्यय और हानियों का आगम से किया जाता है, आगम का व्यय और हानियों से नहीं किया जाता। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। लेखांकन संतुलन की अवधारणा, जो संतुलन है हमारा अकाउंटिंग, जो हमारा इक्वेशन बना है वो हमारा इसी अवधारणा के आधार पर बना है। इस अवधारणा के अंतर्गत यह माना जाता है कि एक फंड कोष, स्वामित्व कोष होता है। जो स्वामी होता है वो एक कोष का निर्माण करता है और वही संपत्तियों के रूप में परिवर्तित होता है। तो इसके आधार पर ही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बना है, A = E। जो स्वामित्व कोष है उसे तकनीकी भाषा में हम समता कहते हैं,
समता मतलब इक्विटी। तो एसेट्स इक्वल टू इक्विटी, संपत्तियां बराबर समता। यह इक्वेशन हमारा आगे बढ़ता जाता है लेकिन संतुलन बना रहता है। जब वर्ष के अंत में हम अंतिम खाते बनाते हैं तो चिट्ठा बनाते हैं, चिट्ठा के दोनों पक्षों का योग बराबर रहता है। यह एक संतुलन है, बैलेंस है। तो यह संतुलन हमारा बना रहता है। इसी अवधारणा के आधार पर हमारा लेखांकन समीकरण आगे बढ़ता है और हमारा जो सिद्धांत है, नियम है, वो आगे बढ़ते हैं। अगला है सत्यापनी लिखित प्रमाण की अवधारणा, एविडेंस कंसेप्ट। इस अवधारणा के अंतर्गत जो भी हमारा लेखा किए जाते हैं वह साक्ष्यपर प्रमाण के आधार पर होना चाहिए। अर्थात वाउचर्स हो सकते हैं, रसीदें हो सकते हैं, बिल हो सकते हैं, विपत्र हो सकते हैं, कैश मेमो हो सकते हैं, व्यापारिक स्वीकृतियां हो सकती हैं, बैंक स्टेटमेंट हो सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रमाणक के आधार पर ही हमको लेखा पुस्तकों में लेखा करना चाहिए, जिनके प्रमाणक हमारे पास भविष्य में सत्यापन के लिए उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर सत्यापन किया जा सकता है। जो हमारे प्रलेख हैं, जो हमारी रसीदें हैं, जो हमारे वाउचर्स हैं, बिल हैं, यदि जितने विश्वसनीय होंगे, अंकेक्षण का कार्य हमारा, ऑडिट का कार्य उतना ही सरल होगा। पूंजी अवधारणा, पूंजी अवधारणा में यह माना जाता है कि व्यापारी की पूंजी का लेखा अलग से किया जाना चाहिए। इसी अवधारणा के तहत एकाकी व्यापार और साझेदारी में हम पूंजी खाता अलग से बनाते हैं और वर्ष का जो शुद्ध लाभ होता है उस लाभ को हम पूंजी खाते में वर्ष के अंत में क्रेडिट कर देते हैं। कंपनी की दशा में यह होता है कि लाभ में हम संचय, प्रोविजन फंड, रिजर्व के बाद जो लाभ हमारा है, विभाजन योग्य लाभ, उसे हम लाभांश के रूप में देते हैं। अंतिम है हमारे उपार्जन की अवधारणा। यह अवधारणा इस आधार पर है कि पूंजी में परिवर्तनीय है, लेकिन जो प्राप्तियां हैं, चालू वर्ष में हमें कोई आय प्राप्त हुई, लेकिन उस आय का एक भाग आगामी अवधि से या पिछली अवधि से संबंधित है। तो जो जितना भाग आगामी अवधि से संबंधित है, आगे वाले वर्षों से संबंधित है, कुल आय में से, कुल प्राप्ति में से हम उस राशि को माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार हम विभिन्न प्रकार के आगमगत व्यय करते हैं। व्यय का भुगतान हमने इस वर्ष किया है, चालू वर्ष में किया है, वर्ष के दौरान में किया है, लेकिन हो सकता है कि वह व्यय आगामी वर्षों से संबंधित हो। इस अवधारणा के तहत यह महत्वपूर्ण है कि प्राप्ति और भुगतान महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो राशि व्यय की गई है, जो राशि हमें आय के रूप में प्राप्त हुई है, उसका संबंध किस अवधि से है। उसी अवधि में उसका प्रभाव लेखांकों पर पड़ना चाहिए, लाभ पर पड़ना चाहिए, तभी हम व्यापार का वास्तविक शुद्ध लाभ अर्जन ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, लेखांकन करते समय जब हमें उलझन होती है, कोई बाधा आती है, तो लेखांकन की अवधारणाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इसलिए हमें लेखांकन की अवधारणाएं मालूम होना चाहिए, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, उनकी हमें जानकारी होना चाहिए और फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।